गुड इवनिंग टू ऑल। सब लोग जल्दी से बताओ, वॉइस क्लियर जा रही है सबके पास? वॉइस क्लियर है सबके पास? यस सर। हाँ दादा। ओके। तो देखो, आज तुम लोगों का जो टॉपिक है वो है केमोथेरेपी। ठीक है, ऑलरेडी देवजीत सर जो है तुम लोगों का केमोथेरेपी स्टार्ट किया है। बहुत सारे टॉपिक उसमें पढ़ा दिया है, जैसे तुम्हारा बीटा लैक्टम हो गया, सेफलोस्पोडिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब हो गया है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड भी आई थिंक हो गया है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड, क्लोरामफेनिकल, ये सब टॉपिक देवजीत सर तुम्हारा कंटिन्यू करेगा। और 2-3 चैप्टर आगे में है जो है केमोथेरेपी में, वो ड्यू है। ठीक है, जैसे तुम्हारा एंटी मलेरियल हो गया, एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया, और है एंटी वायरल। ठीक है, ये मेन कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो अभी तक ड्यू है। और एक है तो है तुम्हारा एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। तो आज मैं तुम लोगों का एक केमोथेरेपी का चैप्टर पढ़ाऊंगा, वो है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। ठीक है, एंटी नियोप्लास्टिक बोले तो एंटी कैंसर। ठीक है, जितने भी हमारा एंटी कैंसर ड्रग है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैंसर का अभी भी ट्रीटमेंट बहुत जो है क्रिटिकल है। तो इसीलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और कैंसर से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि एंटी कैंसर ड्रग का एडवर्स इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। इसका यूज़ तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन यूज़ से भी ज़्यादा इसका एडवर्स इफेक्ट इम्पोर्टेंट है। हमारे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कि कौन सी ड्रग में क्या एडवर्स इफेक्ट हमारा दिखता है एंटी कैंसर में। तो इसीलिए इन चैप्टर में, एंटी कैंसर में, हम लोग मेनली फोकस करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर, कैंसर कितने टाइप्स का होता है, कैंसर का टाइप्स के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा जो ड्रग है एंटी कैंसर ड्रग, इसका मैकेनिज्म क्या है। और फोर्थ है इसका हम एडवर्स इफेक्ट। यही हम हर एक चैप्टर में यही चीज पढ़ते हैं, कि उसमें कौन सा ड्रग यूज होता है, क्या मैकेनिज्म, और उसका क्या एडवर्स इफेक्ट है। एंटी कैंसर में हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे उसका एडवर्स इफेक्ट में। जो ड्रग हम लोग इधर पढ़ेंगे उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है। ओके, तो क्लियर है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड तुम लोगों का हुआ है? अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हुआ है केमोथेरेपी में, देवजीत सर ने कराया। यस और नो? किसी को नहीं पता है अमाइनो ग्लाइकोसाइड हुआ है कि नहीं हुआ है? वॉइस जा रही है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है वॉइस पे? না দাদা, ভাই শোনা যাচ্ছে। ओके, তো বল, অ্যামাইনো গ্লাইকোসাইড কি পড়ানো হয়েছে দেবজিৎ স্যার? না দাদা হয়নি। হয়নি মনে হচ্ছে। শুধু সেফালোস্পোরিন আর টেট্রাসাইক্লিন পড়িয়েছিল একদিন। ओके, ठीक है, ठीक है। तो देखो एंटी कैंसर ड्रग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो कैंसर है, ये कैंसर मेनली हमारा डेवलप होता है कहाँ से? ट्यूमर से डेवलप होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ट्यूमर से डेवलप होता है, कुछ केसेस में हमारा ट्यूमर से डेवलप होता है। बिना ट्यूमर से भी हमारा एंटी कैंसर जो है डेवलप हो सकता है। ठीक है, इस ट्यूमर हमारा 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा बिनाइन ट्यूमर, एक होता है हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये मैलिग्नेंट ट्यूमर हम फर्दर जाके हमारा क्या, कैंसर में कन्वर्ट होता है, लेकिन जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो कैंसर में कन्वर्ट नहीं होता है। क्लियर? अब ये जो कैंसर है, नॉर्मली हमारी बॉडी का जो ग्रोथ है, ठीक है, जो ग्रोथ है, बॉडी का नॉर्मली ग्रोथ होना चाहिए। बॉडी का नॉर्मली ग्रोथ कैसे होता है, कि हमारा जो सेल डिवीजन होता है, ओके, सेल डिवीजन से होता है। तो ये नॉर्मली होना चाहिए, लेकिन ये कब हमारा बॉडी का ग्रोथ होता है सेल डिवीजन से? इन द स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ओके, ग्रोथ हार्मोन जो होता है हमारा, ग्रोथ हार्मोन की स्टिमुलेशन की वजह से जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। तो ये ग्रोथ हार्मोन की स्टिमुलेशन की वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, और जिसके थ्रू हमारे बॉडी ग्रोथ होता है। ठीक है, अब मान लो जो पर्सन जो है वो एक ऐसा एज में पहुंच जाने के बाद क्या होता है, नॉर्मली 20 या 22 के बाद जो बॉडी का ग्रोथ होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि उस एज तक उसका जो मैक्सिमम ग्रोथ है वो हो चुका है। उसके बाद उसका ग्रोथ जो है धीरे धीरे कम हो जाती है, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से बंद हो जाता है, ग्रोथ रेट जो है वो स्लो हो जाता है। तो ये तो हमारा नॉर्मल बॉडी ग्रोथ है, और ये होना भी चाहिए किसी को डेवलप होने के लिए। लेकिन
जब ये सेल डिवीजन, ये जो सेल डिवीजन है, ये सेल डिवीजन, ये जो ग्रोथ हार्मोन की स्टिमुलेशन, ये ग्रोथ हार्मोनेशन की स्टिमुलेशन की एब्सेंस में ही ये सेल डिवीजन होने लगेगा। ठीक है, मान लो कि ये ग्रोथ हार्मोन की स्टिमुलेशन नहीं है, फिर भी हमारा ये सेल डिवीजन चल रहा है और वो हमारा अनकंट्रोल्ड रेट में चल रहा है, अनकंट्रोल्ड रेट में हमारा सेल डिवीजन चल रहा है और बिना ग्रोथ हार्मोन की स्टिमुलेशन पे ही ये चल रहा है, तब ये जो सेल डिवीजन है ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कैंसर सेल में। क्योंकि अनवांटेड और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लगेगा, बहुत ज्यादा सेल ग्रोथ होने लगेगा जिसमें ग्रोथ हार्मोन का कोई रोल नहीं है, तो तब वो हमारा जो है कन्वर्ट हो जाएगा कैंसर सेल में। ठीक है, ये एक नॉर्मल फंडा है कि कैंसर सेल कैसे डेवलप होता है। अब ये जो कैंसर सेल है, ये हमारे बॉडी के कहाँ पे हो रहा है ये कैंसर सेल का डेवलपमेंट, उसके हिसाब से हम लोग क्या है कैंसर सेल को कुछ टाइप से डिवाइड किया है कैंसर को। ठीक है, कि टाइप्स ऑफ कैंसर क्या क्या हो सकता है, लिखा है, चलो लिखा नहीं है, कि टाइप्स ऑफ कैंसर क्या क्या हो सकता है, बॉडी के कौन सी पार्ट में ये कैंसर सेल का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग इसको कुछ अलग अलग से नाम देते हैं। ठीक है, कि टाइप्स ऑफ कैंसर क्या क्या होता है, टाइप्स ऑफ कैंसर। फर्स्ट, जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, हमारा जो स्किन का सबसे ऊपर का लेयर है वो हमारा एपिथेलियल, तो एपिथेलियल टिश्यू में जो हमारा कैंसर होता है उसको हम कहते हैं कार्सिनोमा। ओके, तो कार्सिनोमा हम किसको कहेंगे, एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर। एपिथेलियल टिश्यू में जो कैंसर होते हैं इसको हम कार्सिनोमा कहते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारा सार्कोमा। सार्कोमा हम किसको कहेंगे, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू में अगर कैंसर होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, सार्कोमा कहेंगे। कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल क्या हो सकता है, हमारा बोन हो सकता है, कार्टिलेज हो सकता है, फैट हो सकता है, मसल हो सकता है, इवन जो हमारा ब्लड है ना वो भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही आता है, लेकिन ब्लड कैंसर को हम स्पेशली कहते हैं क्या, ब्लड कैंसर को हम स्पेशली ल्यूकेमिया कहते हैं। ओके, एक मिनट वेट करो, हर दिन ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है।
दिखता है सबको स्क्रीन? हाँ दादा। तो दो मैंने बता दिया, कार्सिनोमा, sarcoma, ठीक है। नेक्स्ट आता है 3 नंबर पे हमारा आता है ल्यूकेमिया। सबको पता है कि ल्यूकेमिया हमारा ब्लड कैंसर होता है, और इसमें क्या होता है, इंक्रीज द डब्ल्यूबीसी, ओके। हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल होता है वो अनकंट्रोल रेट पे उसका जो अमाउंट नंबर है डब्ल्यूबीसी का वो इंक्रीज होने लगता है। फोर्थ, 4 नंबर पे आता है हमारा लाइपोमा। लाइपोमा हम किसको कहते हैं, जो एडिपोज टिश्यू का कैंसर होता है, ठीक है। ये हार्मफुल नहीं होता है उतना ज्यादा जो एडिपोज टिश्यू का कैंसर होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं लाइपोमा, ठीक है। फिफ्थ पे आता है हमारा मेलानोमा। मेलानोमा हम किसको कहते हैं, कि जो हमारा स्किन का जो कैंसर होता है, ठीक है। स्किन का जो कैंसर होता है इसको हम मेलानोमा कहते हैं। स्किन कैंसर मेनली मेलानोसाइट। 6, ल्यूकेमिया हम ब्लड कैंसर, लाइपोमा एडिपोज टिश्यू का कैंसर, मेलानोमा हम स्किन कैंसर को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लिम्फोमा। लिम्फोमा हम किसको कहेंगे, कि लिम्फेटिक सेल की जो कैंसर है इसको हम लिम्फोमा कहेंगे। एक मिनट वेट कर दीजिए। लिम्फेटिक सेल कैंसर 7 नंबर पर आता है हमारा जार्म सेल कैंसर, ओके। जार्म सेल, जार्म सेल कैंसर में कहाँ पे होता है, मेनली हमारा टेस्टिस और जो ओवारियन कैंसर होता है, टेस्टिस एंड ओवारियन कैंसर। नेक्स्ट 7, 8, 8 नंबर पर हमारा आता है ब्लास्टोमा। एम्ब्रायोनिक टिश्यू में जो कैंसर होता है, एम्ब्रायोनिक टिश्यू कैंसर, ओके। तो इतने 8 टाइप का जो होता है ये हमारा मेनली टाइप्स होता है कैंसर का, ओके। अब हम लोग को देखना है कि सेल साइकिल के बारे में थोड़ा पढ़ना है, क्यों, क्योंकि मैंने पहले बताया कि कैंसर में मेन प्रॉब्लम है कि हमारा जो सेल डिवीजन होता है, ये सेल डिवीजन जो होता है ये अनकंट्रोल हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी कैंसर का ड्रग होगा तो उसका मेन टारगेट जो होगा वो क्या होगा, कि हमारा ये जो सेल डिवीजन है, ओके,
हमारा जो सेल डिवीजन है, इस सेल डिवीजन को कंट्रोल करना चाहेगा, ठीक है। कोई भी हमारा एंटी कैंसर ड्रग होगा तो वो हमारा सेल डिवीजन को कंट्रोल करना चाहेगा, क्योंकि वो अनकंट्रोल हो गया है। तो सेल डिवीजन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग को पहले सेल डिवीजन का जितने भी फेज है, उस फेज के बारे में थोड़ा बहुत जानना है। ये बहुत इजी है, इससे पहले सेल डिवीजन के बारे में तुम सबने पढ़े होगे, ठीक है। इस सेल डिवीजन का हमारा 4 फेज होता है। फर्स्ट फेज होता है हमारा G1 फेज। तो G1 फेज को हम प्री सिंथेटिक फेज कहते हैं, ओके। प्री सिंथेटिक फेज, G1 फेज। और G1 फेज में हमारा क्या होता है, और भी एक पॉइंट है कि G1 फेज में हमारा क्या होता है, मेनली एंजाइम सिंथेसिस होता है, जो एंजाइम आगे जाके डीएनए सिंथेसिस के लिए रिक्वायर होता है, ठीक है। सिंथेसिस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। G1 फेज में हमारा क्या होता है कि G1 फेज में हमारा सारे एंजाइम जो होता है वो प्रिपेयर होता है। सिंथेसिस एंजाइम विच रिक्वायर डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस के लिए जितना एंजाइम हम लोग को चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, वो सारा एंजाइम हमारा प्रिपेयर होता है G1 फेज में, ओके। प्री सिंथेटिक फेज है, ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग फेज है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लॉन्गेस्ट फेज है पूरा सेल साइकिल का। लगभग 10 आवर इसमें टाइम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट फेज है हमारा एस फेज। इसको हम कहते हैं सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज, इस फेज का मेन काम क्या होता है कि इस फेज में हमारा डीएनए रेप्लिकेशन आ चुका है। प्रीवियस 2-3 ईयर में ये क्वेश्चन पूछा है कि डीएनए रेप्लिकेशन हमारा कौन सी फेज में होता है, तो इस फेज में जो होता है हमारा मेनली डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। इसमें हमारा टाइम कितना लगता है, लगभग 8 आवर्स। थर्ड है हमारा G2 फेज। G2 फेज, ओके। इसको हम कहते हैं प्री माइटोटिक फेज, ओके। G2 फेज को हम कहते हैं प्री माइटोटिक फेज। तो G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में भी हमारा सारे क्या होता है, जो एंजाइम होता है, एंजाइम जो है सिंथेसिस होता है, ठीक है। G2 फेज में दो काम होता है, पहला एक हो गया कि एंजाइम सिंथेसिस होता है, एंजाइम सिंथेसिस which require in माइटोटिक फेज। G1 में भी एंजाइम का सिंथेसिस होता है, G2 में भी एंजाइम का सिंथेसिस होता है, लेकिन G1 में वो सब एंजाइम का सिंथेसिस होता है जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर होता है, और G2 फेज में वो एंजाइम का सिंथेसिस होता है जो हमारा माइटोटिक फेज के लिए रिक्वायर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होता है, इस फेज में हमारा आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होता है। आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। और G2 फेज में हमारा लगभग टाइम लगता है 4 आवर के आसपास, ठीक है। ये हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कौन सी फेज में कितना टाइम जो है ये हमारा लगता है। नेक्स्ट G2 फेज का आता है हमारा M फेज, जिसको हम कहता है माइटोटिक फेज। 4 नंबर पे हमारा आएगा M फेज, उनको हम लोग कहेंगे क्या, माइटोटिक फेज, ठीक है। तो माइटोटिक फेज में क्या होगा, इस फेज में जाके हमारा सेल डिवीजन होगा, माइटोटिक फेज में जाके हमारा सेल डिवीजन होगा। माइटोटिक फेज का आगे जाके 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये तुम लोग एनाटोमी में पढ़ लेना, ठीक है। माइटोटिक आगे जाके हमारा क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज एंड टेलोफेज, ओके। माइटोटिक फेज का हमारा 4 क्या होता है, 4 पार्ट से ये डिवाइड होता है। पहले प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज एंड टेलोफेज। कौन सी फेज में हमारा क्रोमोजोम का जो पोजीशन है वो कैसे रहता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तुम लोग एनाटोमी में भी ये सेल डिवीजन है, ये चैप्टर है, तो उधर से पढ़ लेना कि कौन सी फेज में हमारा क्रोमोजोम का पोजीशन क्या रहता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा 4 फेज हो गया।
जो जिसके थ्रू हमारा सेल जो डिवीजन होता है। और एक फेज होता है जो ऑफिशियली नहीं है, इसको हम G0 फेज कहते हैं। इसको हम रेस्टिंग फेज बुलाता है। रेस्टिंग फेज मतलब जहां पे जाएगा, इस फेज में अगर सेल पहुंचेगा तो सेल रेस्ट कंडीशन में चला जाएगा, सेल डिवीजन बंद हो जाएगा। ठीक है, इस फेज में क्या होता है कि हमारा सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है। ठीक है, सेल डिवीजन इस फेज में अगर सेल जाएगा G0 फेज में, तो सेल डिवीजन जो है बंद हो जाएगा। ये पूरा सेल साइकिल के बाहर होता है। ठीक है, ये G0 फेज हमारा सेल साइकिल के बाहर होता है। ये एम फेज हो गया। एम फेज के बाद क्या होगा, दोबारा G1 फेज स्टार्ट होगा। तो ये एम फेज और G1 फेज के इंटरमीडिएट में ये आता है हमारा G0 फेज, जहाँ पे हमारा सेल डिवीजन बंद रहता है। ठीक है, ये रेस्टिंग फेज। अब हम लोग का जितने भी ड्रैग पड़ेंगे वो क्या करेगा, वो यही जो मैंने सेल डिवीजन का 4 फेज बताया, G1 G2 एस और एम, ये 4 फेज में से किसी ना किसी एक फेज में क्या करेगा, सेल डिवीजन को रोकने का कोशिश करेगा। क्योंकि चाहे कैंसर सेल हो या नॉर्मल सेल हो, वो इसी प्रोसेस के थ्रू डिवीजन होता है। तो ये 4 में से किसी एक फेज में सेल डिवीजन को रोकना चाहेगा। ठीक है, जो मैक्सिमम ड्रैग है वो हमारा इस 4 फेज में से जो हमारा सिंथेटिक फेज है, जैसे एस हो गया, और जो माइटोटिक फेज है, ये दोनों फेज में काम करता है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी ड्रग होता है जो सेल साइकिल स्पेसिफिक नहीं होता है, मतलब जो सेल साइकिल के कोई एक पर्टिकुलर फेज को इनहिबिट नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो सेल डिवीजन को रोकता है। ठीक है, तो आगे जाके देखो हम लोग जो ड्रग क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में क्या है, हम लोग ये है हमारा टोटल एंटी कैंसर जो ड्रग है उसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसको 3 पार्ट से हम लोग मेनली डिवाइड किया है। पहला है क्या है, हमारा साइटोटॉक्सिक ड्रग। दूसरा क्या है, हमारा टारगेटेड ड्रग। और तीसरा है हमारा हार्मोनल थेरेपी। ठीक है, हार्मोनल ड्रग। तो एक हो गया हमारा ये पूरा क्लासिफिकेशन। ठीक है, इधर जितने भी ड्रग के बारे में पढ़ा जाएगा, ये सारे क्या है, ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर इसका एक्शन पे किया गया है। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल साइकिल अगर किया जाएगा, ठीक है, तो दो उसमें आएगा। एक आएगा हमारा सेल साइकिल स्पेसिफिक, सेल साइकिल स्पेसिफिक। एक आएगा हमारा सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब वो किसी भी फेज में सेल साइकिल को रोक सकता है, और स्पेसिफिक का मतलब पार्टिकुलर एक फेज में रुकेगा सेल साइकिल को। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा साइटोटॉक्सिक ड्रग। साइटोटॉक्सिक ड्रग में क्या क्या है, आगे क्लासिफिकेशन में दिखाता है। चलो, तो ये आ गया हमारा साइटोटॉक्सिक ड्रग। तो साइटोटॉक्सिक ड्रग में क्या क्या है देखो, फर्स्ट जो है ये हमारा अल्काइलेटिंग एजेंट है। ओके, फर्स्ट है हमारा अल्काइलेटिंग एजेंट। अब अल्काइलेटिंग एजेंट को आगे चल के और भी पार्ट से जो है डिवाइड किया गया है। इसका क्लासिफिकेशन में मैं 2 स्टार लगा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट है अल्काइलेटिंग एजेंट के अंदर जो है नाइट्रोजन मस्टर्ड। ठीक है, अब नाइट्रोजन मस्टर्ड के अंदर कितना ड्रग है, टोटल इधर लिखा है 5 ड्रग। मिक्लोरइथामिन, साइक्लोफॉस्फामाइड, आइफॉस्फामाइड, क्लोराम्ब्यूसिल एंड मेल्फलन। ठीक है, मिक्लोरइथामिन है, साइक्लोफॉस्फामाइड है, आइफॉस्फामाइड है, और मेल्फलन है, और क्लोराम्ब्यूसिन है। और एक लिखा नहीं है, उसको लिख लो कि बेंडामुस्टिन। ओके, नेक्स्ट आएगा हमारा इथिलिनिमिन। इथिलिनिमिन क्लास में एक ही ड्रग रहेगा जिसको हम कहेंगे थायोट्रेपा। थायोट्रेपा, और एक ड्रग होता है जिसको हम कहता है एल्ट्रिट्रामिन। एल्ट्रिट्रामिन। नेक्स्ट आता है हमारा अल्काइल सल्फोनेट। ठीक है, नाम देख के तुम लोग को पता चल रहा है कि इसके अंदर जो केमिकल स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन जो है किया गया है। ठीक है, अल्काइल अल्काइल सल्फोनेट में हमारा कौन रहेगा ना, बुसल्फान रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा नाइट्रोसो यूरिया। नाइट्रोसो यूरिया क्लास में रहेगा कार्मुस्टिन और लोमुस्टिन। नेक्स्ट आएगा ट्रायाजिन। ट्रायाजिन क्लास में हमारा रहेगा डी कार्बाजिन रहेगा। ठीक है, मेनली यही है। ठीक है, डी कार्बाजिन। और नेक्स्ट जो ये है टेमो जोलमिराइड, या यूज नहीं होता है। ठीक है, एक ही नाम याद रखना है कि डी कार्बाजिन। नेक्स्ट है मिथाइल हाइड्रोजन। मिथाइल हाइड्रोजन में एक ही ड्रग है जिसको हम कहते हैं प्रोकार्बाजिन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल अल्काइलेटिंग एजेंट। इन सारे ड्रग को ये अल्काइलेटिंग एजेंट की क्लास में क्यों रखा गया है, क्योंकि इन सारे ड्रग का जो मैकेनिज्म एक्शन है वो सेम है। ठीक है, ये सब एक ही मैकेनिज्म के थ्रू हमारे सेल डिवीजन को इनहिबिट करता है।
डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन बोले तो मेनली डीएनए रेप्लिकेशन को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट है हमारा प्लैटिनियम कॉम्प्लेक्स, प्लैटिनियम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। प्लैटिनियम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में 3 ड्रग आएगा, सिस्प्लैटिन आएगा, कार्बोप्लैटिन आएगा और ऑक्सीप्लैटिन आएगा। सिस्प्लैटिन, कार्बोप्लैटिन, ऑक्सालिप्लैटिन, 3 ड्रग आएगा हमारा प्लैटिनियम में। नेक्स्ट आएगा एंटी मेटाबोलाइट, ठीक है। ये एंटी मेटाबोलाइट क्लास में जितने भी ड्रग है, ठीक है, जितने भी एंटी मेटाबोलाइट क्लास में ड्रग है, एक चीज लिख लो कि ये सारे ड्रग हमारा एम फेज में काम करेगा। सॉरी एम नहीं, एस फेज, ठीक है, एस फेज में काम करेगा। एस बोले तो मैंने क्या बताया था, सिंथेटिक फेज, जहाँ पे हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है। अभी मैंने बताया कि जितने भी ड्रग होगा इसमें से कुछ ड्रग हमारा सेल साइकिल स्पेसिफिक होगा और कुछ ड्रग हमारा सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक होगा। तो ये जो अल्काइलेटिंग एजेंट है ये हमारा नॉन स्पेसिफिक है, सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक है। जितने भी अल्काइलेटिंग एजेंट में ड्रग है सब नॉन स्पेसिफिक में जाएगा। जितने भी हमारा एंटी मेटाबोलाइट के अंदर आएगा ये सब हमारा क्या होता है, एस फेज पे काम करता है। इस फेज में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उस डीएनए रेप्लिकेशन को प्रिवेंट करता है। अब एंटी मेटाबोलाइट में देखो, पहला है हमारा फोलेट एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो फॉलिक एसिड जो है, फॉलिक एसिड से ये फोलेट बनता है, तो फॉलिक एसिड जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। तो उसका एंटागोनिस्ट दे दिया जाएगा तो आगे जाके डीएनए रेप्लिकेशन बंद होगा। फोलेट एंटागोनिस्ट में हमारा आएगा मिथोट्रिक्साइड आएगा और पिरिमेटिक्साइड आएगा। नेक्स्ट है प्यूरिन एंटागोनिस्ट, प्यूरिन और पिरिमिडिन ये दोनों बेस पेयर होता है हमारा डीएनए का। तो प्यूरिन एंटागोनिस्ट में हमारा आएगा 6 मार्केप्टोप्यूरिन आएगा, 6 थायोग्वानिन आएगा, एजाथायोप्रिन आएगा और फ्लूट्राबीन आएगा। नेक्स्ट आएगा हमारा पिरिमिडिन एंटागोनिस्ट, पिरिमिडिन एंटागोनिस्ट में आएगा 5 फ्लोरोयूरासिल आएगा और कैप्सिटाबाइन आएगा और साइट्राबिन आएगा। तो ये आ गया हमारा प्यूरिन और पिरिमिडिन एंटागोनिस्ट। क्योंकि डीएनए को सिंथेसिस होने के लिए ये सबका जरूरत है, प्यूरिन बेस का, पिरिमिडिन बेस का। तो उसका एंटागोनिस्ट दिया जाएगा तो वो नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा तो आगे जाके डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। और ये सब डीएनए रेप्लिकेशन पे काम कर रहे हैं, इसीलिए मैंने बताया कि इस फेज में जो है ये एंटी मेटाबोलाइट क्लास की सारे ड्रग काम करेगा। क्लियर है? ये हो गया हमारा एंटी मेटाबोलाइट। नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा कुछ टारगेटेड ड्रग है। और एक क्लासिफिकेशन होता है जितने भी हमारा नेचुरल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, बहुत सारा नेचुरल प्रोडक्ट है जिसके पास ये नियोप्लास्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, मतलब कैंसर सेल को किल करने का प्रॉपर्टी होता है, बहुत सारे ऐसे ड्रग होता है। तो जितने भी हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है उसको एक बार देख लो कि कौन कौन से हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है जहाँ से हमारा ये कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है। फर्स्ट सबको याद है कि विन का, ठीक है, विन का है क्या है, हमारा एल्कालॉइड है। विनका से मिलता क्या है, हमारा विनक्रिस्टिन मिलता है और विनब्लास्टिन। विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। और एक मिलता है विनरोवेलिन। तो ये तीनों हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है विनका से मिलता है जिसके पास एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है। तो ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट कौन सा प्लांट है, नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है वो है टैक्सिन। टैक्सिन से हमारा क्या मिलता है, पैक्लिटैक्सिल और डोपेटैक्सिल। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है एपीपोडोफाइलोटॉक्सिन। एपीपोडोफाइलोटॉक्सिन, इसको हम पोडोफाइलिन कहते हैं। पोडोफाइलिन किसके अंदर आता है, कैथीन या रेजिन। इससे दो कॉन्स्टिट्यूएंट मिलता है, इटोपोसाइड और टेनोपोसाइड। नेक्स्ट और एक होता है जिसको हम कहता है कैम्प्टोथेसिन। जिससे आता है हमारा टोपोटिकन
एंड इरिनोटिकन। ये कैम्प्टोथेसिन अल्कलॉइड्स है या ग्लाइकोसाइड है? दादा अल्कलॉइड्स। कौन से प्लांट से मिलता है? कैम्पोथिका। ओके, तो ये चार हमारा टोटल नेचुरल प्लांट है जहां से हम लोग को ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलता है और जो हमारा एंटी कैंसर में काम करता है। ठीक है, सबसे इसमें यूजफुल होता है हमारा विनका, सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। और ये हमारा जो एपीपोडोफाइलोटॉक्सिन है जिससे हमारा इटोपोसाइट 10% मिलता है, ये सबसे ज्यादा हमारा यूजफुल होता है। ठीक है, ये दोनों भी यूज होता है हमारे टैक्सिन और कैम्प्टोथेसिन एनालॉग। कुछ एंटीबायोटिक, हाँ, अब कुछ जो है हमारा एंटीबायोटिक्स है जो इसमें यूज होता है। गिने चुने एंटीबायोटिक्स हम इसमें यूज होता है, जैसे एक हो गया हमारा एक्टिनोमाइसिन डी। एक्टिनोमाइसिन डी। नेक्स्ट एक हो गया डॉक्सोरूबिसिन। डॉक्सोरूबिसिन। नेक्स्ट हो गया हमारा डैनोरूबिसिन। विसिन हो गया, और एक आता है हमारा बेलियोमाइसिन। बेलियोमाइसिन, तो ये कुछ गिने चुने एंटीबायोटिक है जो हमारा कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ठीक है, अब इसका सेल साइकिल में बता देता हूँ कि इसमें से कौन कौन सी ड्रग हमारा सेल साइकिल स्पेसिफिक है और कौन सी सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक है। तो ये जो इटोपोसाइड है, ठीक है, ये जो इटोपोसाइड फर्स्ट से बता रहे हैं कि ये जो विनका है, ये विनका हमारा कौन सी फेज में काम करता है? ये तीनों जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ये हमारा एम फेज में काम करता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, माइटोटिक फेज में। तो ये हमारा माइटोटिक फेज में सेल डिवीजन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा पैक्लिटैक्सिल और डोकेटैक्सिल। ये पैक्लिटैक्सिल और डोकेटैक्सिल जो होता है ये हमारा मेनली ये भी हमारा एम फेज पे काम करता है। ये भी एम फेज में काम करता है। नेक्स्ट आता है एपीपोडोफाइलोटॉक्सिन से इटोपोसाइड और टेनोपोसाइड। ठीक है, इटोपोसाइड और टेनोपोसाइड हमारा कहाँ पे काम करता है कि ये जो इटोपोसाइड है ये दोनों फेज में काम करता है। ठीक है, ये इटोपोसाइड ये G1 पे भी काम करता है एंड G2 फेज में भी काम करता है। मतलब दोनों फेज में हमारा सेल डिवीजन को पहले G1 पे ट्राई करेगा, सेल डिवीजन इनहिबिट हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ है तो फिर से जाके G2 फेज में ही इनहिबिट करेगा। नेक्स्ट आता है टोपोटिकन इरिनोटिकन, ये दोनों ही हमारा G2 फेज में काम करता है। ओके, और एंटीबायोटिक हमारा सारे एंटीबायोटिक जो है नॉन स्पेसिफिक है, कोई भी सेल साइकिल स्पेसिफिक नहीं है एक्सेप्ट बेलियोमाइसिन। ये एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो हमारा सेल साइकिल स्पेसिफिक है, और कौन सी फेज में ये काम करता है, ये जो हमारा बेलियोमाइसिन है ये हमारा G2 फेज में काम करता है। बाकी सारे एंटीबायोटिक जो है नॉन स्पेसिफिक है, ये भी स्पेसिफिक सेल साइकिल के फेज में ये काम नहीं करता है। ठीक है, तो इस फेज में कौन कौन सा करेगा बता दिया, जितने भी एंटी मेटाबोलाइट है वो करेगा। जितने भी हमारा इटोपोसाइड टेनोपोसाइड है ये हमारा कहाँ पे काम करेगा, इटोपोसाइड मेनली G1 और G2 दोनों जगह पे काम करेगा। टोपोटिकन इरिनोटिकन G2 फेज में काम करेगा। पैक्लिटैक्सिल डोकेटैक्सिल ये माइटोटिक फेज में काम करेगा। और विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन ये सब हमारा माइटोटिक फेज में काम करेगा। क्लियर है, और ये जितने भी फेज में काम करेगा ड्रग बताया, ये छोड़ के जितने भी ड्रग है वो सब हमारा नॉन स्पेसिफिक है। आगे जाके हम जो क्लासिफिकेशन देखेंगे ये भी हम सब नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है, सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक है ये। तो इधर जो क्लासिफिकेशन दिया है इसको हम टू पार्ट से डिवाइड किया है। पहला है टारगेटेड ड्रग, दूसरा है हमारा हार्मोनल थेरेपी। क्योंकि हार्मोन कहीं ना कहीं पे रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा सेल डिवीजन के लिए, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन के लिए। तो इसीलिए हम लोग को हार्मोनल थेरेपी यूज होता है। अभी तक जो क्लासिफिकेशन पढ़ाया वो कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन है, एक्चुअली यूज होने वाले ड्रग ये है जो अभी क्लासिफिकेशन पढ़ा रही है। ठीक है, तो पहले टारगेटेड ड्रग है, क्योंकि कैंसर में हमको क्या चाहिए, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी चाहिए। हम लोग को स्पेसिफिक सेल को क्लीन करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि सब सेल को क्लीन करना है। तो इसीलिए हम लोग को टारगेटेड ड्रग डिजाइन करना पड़ता है कैंसर के लिए। फर्स्ट जो है टारगेटेड ड्रग में वो है टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर। टायरोसिन काइनेज एक एंजाइम है, टायरोसिन प्रोटीन काइनेज एक एंजाइम है, तो इस एंजाइम को इनहिबिट करने का जरूरत पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये एंजाइम कहीं ना कहीं पे हमारे सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें हमारा तीनों ड्रग आता है, इमाटिनिब, निलोटिनिब और एक आता है डसाटिनिब।
नेक्स्ट आता है हमारा ईजीएफ रिसेप्टर इनहिबिटर्स। ईजीएफ रिसेप्टर इनहिबिटर्स के अंदर क्या आएगा? जेफिटिनिब आएगा, एर्गोटिनिब आएगा और सेटुक्सीमैब आएगा। ठीक है, CETU ठीक है, स्पेलिंग ठीक से देखना। सेटुक्सीमैब आएगा, ईजीएफ रिसेप्टर इनहिबिटर। नेक्स्ट है एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर। एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर में आएगा हमारा सुनिटिनिब और आएगा सोराफिनेब। ठीक है, सोराफिनिब। नेक्स्ट आएगा हमारा प्रोटिएसोम इनहिबिटर। प्रोटिएसोम इनहिबिटर में हमारा कौन सा आएगा? एक ही ड्रग आएगा जिसका नाम है बोर्टेजोमिब। नेक्स्ट आएगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में दो ड्रग आएगा, एक आएगा रितुक्सीमैब आएगा और एक आएगा ट्रस्टजुमैब। ट्रस्टजुमैब, ओके। तो ये जो टारगेटेड ड्रग है, टारगेटेड ड्रग में तुमको बस ये क्लासिफिकेशन ही पढ़ना है और इसका क्लासिफिकेशन में ही इसका मैकेनिज्म देखो लिखा है कि इमाटिनिब निलोटिनिब का मैकेनिज्म क्या है कि ये टायरोसिन प्रोटीन काइनेस एंजाइम को इनहिबिट करता है। हमारा जेफिटिनिब का मैकेनिज्म क्या है? ईजीएफ रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर में कौन आएगा? सुनेटिनिब आएगा। प्रोटियोसोम इनहिबिटर हमारा बोर्टिजोमिब आएगा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में रितुक्सीमैब और ट्रस्टजुमैब, ये दोनों आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी में जितने भी ड्रग लिखा है देखो ये तुम लोग पहले सब ड्रग पढ़ लिए हो। ठीक है, कोई भी ऐसा ड्रग तुमको नया नहीं मिलेगा और सारे ड्रग का मैकेनिज्म तुम्हें पता है। हार्मोनल में जितना भी ड्रग लिखा है, पहला देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लिखा है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पता है तुम लोग को, प्रेडनिसोलोन इसके अंदर आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में। नॉट ओनली प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन छोड़ के और भी बहुत ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डेरिवेटिव पता है तुम लोग को। प्रेडनिसोलोन आता है, डेक्सामेथासोन आता है, बीटामेथासोन आता है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन आता है, बहुत ड्रग आता है। नेक्स्ट आता है हमारा इस्ट्रोजन। इस्ट्रोजन में दो ड्रग में यूज होता है, इथिनाइल एस्ट्राडायोल और हमारा फॉस्फेस्टेरॉल। ठीक है, ये दोनों ड्रग हमारा मेनली यूज होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सिलेक्टिव इस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ये भी बताया टैमोक्सिफेन और रेलोक्सिफेन आता है और टॉर्मीफेन, तीनों यूज होता है। टैमोक्सिफेन, रेलोक्सिफेन और टॉर्मीफेन मैंने बताया था कि ये हमारा ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर, जिसको हम एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कहते हैं, उसका नाम क्या है? प्रोवेस्टेंट, ये क्लासिफिकेशन में पढ़ाया। नेक्स्ट एरोमेटेज इनहिबिटर बताया गया था, लेट्राजल, एनेस्ट्राजल, एक्सिमिस्टन, इसका 3 जनरेशन बताया था। एरोमेटेज इनहिबिटर के फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये सब हमारा क्या है? थर्ड जनरेशन वाली ड्रग है। नेक्स्ट आता है एंटी एंड्रोजन। एंटी एंड्रोजन में मतलब कौन सा है? जो हमारा रिसेप्टर ब्लॉकर है, एंड्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर, फ्लूटामाइड, बाइकालुटामाइड। नेक्स्ट आता है फाइबर पर रिडक्टेज इनहिबिटर। फाइबर पर रिडक्टेज इनहिबिटर कहाँ पे काम आता है? जहाँ पे हमारा टेस्टोस्टेरोन टू डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनता है, उधर ये एंजाइम लगता है और उस कन्वर्जन को इनहिबिट करने के लिए हम लोग देते हैं फिनेस्टेराइड, ड्यूटेस्टेराइड। नेक्स्ट आता है हमारा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग में जितने भी ड्रग है उसका लास्ट में देखो, ये गोनाडोट्रोपिन का एक ट्रिक बता देता हूँ कि गोनाडोट्रोपिन का जितने भी एनालॉग होगा उन सारे ड्रग के लास्ट में रेलिन लिखा रहेगा। ठीक है, RELIN। देखो हर एक ड्रग के लास्ट में तुम्हारा रेलिन लिखा है और जितने भी इस क्लास का एंटागोनिस्ट होगा, जितने भी एंटागोनिस्ट ड्रग होगा उसका लास्ट में तुम्हारा सफिक्स में क्या लिखा रहेगा? रेलिक्स लिखा रहेगा, RELIX। तो इससे तुमको पता चल जाएगा कौन हमारा एनालॉग है, एगोनिस्ट है, कौन एंटागोनिस्ट है। एगोनिस्ट में हमारा रेलिन लिखा रहेगा, एंटागोनिस्ट में रेलिक्स लिखा रहेगा। नेक्स्ट आएगा हमारा प्रोजेस्टिन डेरिवेटिव। ये सब प्रोजेस्टिन डेरिवेटिव प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टिन हो गया, मिडॉक्सी प्रोजेस्टिन डेरिवेटिव हो गया, कुछ आता है हमारा 19 नॉट टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव आता है प्रोजेस्टिन के अंदर। तो ये जितने भी हार्मोनल ड्रग है वो सारे ड्रग हमारा एंटी कैंसर थेरेपी में यूज होता है। क्लियर है? इन सब का मैकेनिज्म प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी बता दिया है। तो इस क्लास में हम लोग मेनली डिस्कशन करेंगे जो पहला वाला क्लासिफिकेशन था, उन सब ड्रग नया है उनके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक किसी का कुछ डाउट है? नहीं है तो चलो देखो, आज ये चैप्टर आज कंप्लीट नहीं होगा और एक क्लास लगेगा, जितना होगा मैं उतना मैकेनिज्म बताती हूँ। ठीक है, फर्स्ट आता है जो मेजर क्लास है वो हमारा अल्काइलेटिंग एजेंट है। अल्काइलेटिंग एजेंट का मेन मैकेनिज्म एक्शन क्या है कि ये जो अल्काइलेटिंग एजेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देने के बाद, कोई भी अल्काइलेटिंग एजेंट मतलब इस क्लास की कोई भी ड्रग अगर पेशेंट को तुम दे रहे हो तो ये देने के बाद क्या करता है, ये ड्रग हमारा कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कार्बोनियम आयन जो क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, केमिस्ट्री में पढ़े हो तुम सब लोग। कार्बोनियम आयन जिसको हम क्या कहते हैं,
एजारिडिनियम आयन भी इसको हम कहता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है। कार्बोनियम आयन इसी को कहते हैं ना, जिसमें C+ आता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है इसमें। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इससे लूज हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ऐसा वाला कोई कार्बन क्या करना चाहेगा, ये ऐसे जगह पे अटैक करना चाहेगा जहां पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। बोले तो जहां पे लोन पेयर है, ठीक है, जहां पे लोन पेयर है उसके पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऐसे वाले कार्बन हमेशा अटैक करना चाहेगा इस जगह पे जहां पे हमारा ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जहां पे लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमारा गुआनिन का स्ट्रक्चर है, डीएनए का। जो हमारा प्यूरिन बेस होता है, एक होता है हमारा प्यूरिन और एक होता है हमारा पिरिमिडिन। तो जो प्यूरिन बेस होता है, प्यूरिन में हमारा एडेनिन आता है और गुआनिन आता है, और पिरिमिडिन में हमारा साइटोसिन और थायमिन आता है, और आरएनए में साइटोसिन की जगह पे हमारा यूरासिल आता है। तो ये हमारा डीएनए का बेस पेयर होता है। तो डीएनए सिंथेसिस के लिए गुआनिन का रिक्वायरमेंट होता है। ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है, ये गुआनिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये जो 7th पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है ना, इस नाइट्रोजन के पास हमारा देखो, इसमें 3 बॉन्ड बनाया है, तो इसमें क्या है, एक लोन पेयर जो है प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये लोन पेयर जो है प्रेजेंट रहेगा, और ये लोन पेयर हमारा क्या होगा, लोकलाइज्ड है, डी लोकलाइज नहीं है रिंग के अंदर, ठीक है। डी लोकलाइज हो जाएगा तो वो नाइट्रोजन पे नहीं रहेगा, वो स्टेबिलिटी में चला जाएगा। तो ये लोकलाइज है, तो नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर जो है प्रेजेंट होता है। इसलिए क्या होता है, जितने भी हमारा अल्कालिटिक एजेंट होता है, ये हमारे बॉडी में जाने के बाद कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको एजाइडिनियम आयन कहते हैं। तो ये हमारा रिएक्टिव होता है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये सीधा जाके, ये कार्बन सीधा जाके हमारा इस नाइट्रोजन को अटैक करेगा, ठीक है। इस रिंग का जो 7 पोजीशन पे, ये इंपॉर्टेंट है कि गुआनिन रिंग का 7 पोजीशन में जो नाइट्रोजन होता है, उसमें इले लोन पेयर प्रेजेंट होता है, जिसके ये कार्बन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये अटैक करता है, ठीक है। ये इसके साथ क्या करता है, अटैक करके इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। और जब भी ये अल्काइलेटिंग एजेंट इस गुआनिन का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो क्या हो जाएगा, तो फिर गुआनिन एक दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना के। कार्बन बोले तो जो अल्काइलेटिंग एजेंट था, अल्काइलेटिंग एजेंट के साथ बॉन्ड बना के वो दूसरा कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। तब जो डीएनए बनेगा, तब तो गुआनिन नहीं है ना, तब उस गुआनिन से जो डीएनए बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा फॉल्स डीएनए बनेगा, ठीक है। उसका जो बेस पेयरिंग है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, डीएनए फॉल्स बनेगा, और आगे जाके डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद जो उसका डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है, वो डबल स्ट्रैंड जो है ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो डीएनए फाइनली, जो नया डीएनए सिंथेसिस होना चाहिए था, वो सिंथेसिस नहीं होगा, डीएनए सिंथेसिस रुक जाएगा, और डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा तो मैंने बताया एस फेज ही बंद हो गया। एस फेज बंद हो गया तो आगे जाके हमारा जो G2 फेज है वो नहीं होगा, सेल डिविजन स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है। ये होता है हमारा अल्काइलेटिंग एजेंट का मैकेनिज्म। ये मेनली 3 चीज करता है, ठीक है। ये इसके साथ बाइंड किया है, पहला है कि ये कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हुआ है, जिसको हम कार्बोकैटायन भी कहते हैं। तो इसमें कन्वर्ट हुआ है, फिर ये क्या करेगा, गुआनिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। गुआनिन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद ना 3 चीज होगा, ठीक है। पहला बात तो है कि ये जो हमारा क्रॉस लिंकिंग है, क्रॉस लिंकिंग जो है, क्रॉस लिंकिंग करवाएगा, मतलब जो डबल स्टैंड थे, उस डबल स्टैंड के बीच में जो लिंक होता है उसको क्रॉस लिंकिंग करवाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा एबनॉर्मल बेस पेयरिंग होगा, क्योंकि गुआनिन के जगह पे उसके जैसा दिखने वाली कोई दूसरा आदमी आ गया, तो इसलिए हमारा बेस पेयरिंग जो है ये एबनॉर्मल होगा। और थर्ड पेयर में जो क्या होता है, डीएनए स्टैंड हमारा ब्रेक कर जाता है, जो डबल स्टैंड डीएनए होता है वो डीएनए स्टैंड ब्रेक हो जाता है, जिसके वजह से आगे जाके हमारा सेल डिवीजन जो होता है स्टॉप हो जाता है। क्लियर है। ये हो गया हमारा, जितने भी अल्काइलेटिंग एजेंट मैंने बताया था, वो सारे अल्काइलेटिंग एजेंट यही मैकेनिज्म पे काम करता है, ठीक है। सब जाके गुआनिन को अटैक करता है। क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, देखो अल्काइलेटिंग एजेंट में अब हम लोग कुछ पर्टिकुलर ड्रग देखेंगे इस अल्काइलेटिंग एजेंट का, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैकेनिज्म तो मैंने बता दिया, आप देखना क्या है, देखना है इसका एडवर्स।
तो फर्स्ट हमारा जो नाइट्रोजन मस्टर्ड होता है अल्काइलिटी के अंदर, उसके अंदर फर्स्ट आता है हमारा साइक्लोफॉस्फेमाइड। ओके, देखो ये जो साइक्लोफॉस्फेमाइड होता है, पहली बात है ये प्रोडक्ट है, ये हमारे लिवर में जाके एक्टिवेट होता है। अब ये साइक्लोफॉस्फेमाइड जो है ना, ये मेटाबॉलिज्म के बाद बनाता है एल्डोफॉस्फेमाइड, ठीक है। और ये एल्डोफॉस्फेमाइड जो है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, पहले लीवर में जाएगा, मेटाबोलाइज होगा, फिर इसका इफेक्ट आएगा। ये जो एल्डोफॉस्फेमाइड है, इसके पास हमारा क्या है, साइटोटॉक्सिक इफेक्ट है। लेकिन ये एल्डोफॉस्फेमाइड बनाने के साथ साथ ये और एक चीज बनाएगा जिसको हम कहते हैं एक्रोलीन, ठीक है। ये दो चीज को बनाता है मेटाबोलाइज होने के बाद, एल्डोफॉस्फेमाइड और साथ में बनाएगा हमारा एक्रोलीन, ठीक है। ये एल्डोफॉस्फेमाइड तो काम का चीज है, जो साइटोटॉक्सिक इफेक्ट इसके पास है, ये जो हमारा कैंसर सेल है उसको किल करेगा। लेकिन ये जो एक्रोलीन ये बनाएगा ना, ये हमारा टॉक्सिक मेटाबोलाइट है इसका, ठीक है। टॉक्सिक मेटाबोलाइट है। और ये जो एक्रोलीन है, ये आगे जाके हमारा किडनी का ब्लड वेसल को डैमेज करता है। एक्रोलीन आगे जाके किडनी की ब्लड वेसल को डैमेज करता है, ये इसका टॉक्सिक मेटाबोलाइट है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, इस एक्रोलीन को इस साइक्लोफॉस्फेमाइड के साथ हम लोग और एक जो कंपाउंड है जिसको सप्लीमेंट में दिया जाता है, उसको कहता है मेसना, ठीक है। इसका केमिकल नेम है 2-मार्केप्टो इथेन सल्फोनेट, ठीक है, 2-मार्केप्टो इथेन सल्फोनेट। ये क्या करता है, ये हमारा साइक्लोफॉस्फेमाइड के साथ बाइंड कर जाता है। मेनली साइक्लोफॉस्फेमाइड का जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट है, एक्रोलीन के साथ बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद उसका टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करता है। क्लियर है, चाहे साइक्लोफॉस्फेमाइड हो या आइफॉस्फेमाइड हो, दोनों के केस में सेम है। ये मेसना हमारा सल्फर कंपाउंड है, नाम से पता चल रहा है 2-मार्केप्टो इथेन सल्फोनेट है। ये सल्फर कंपाउंड है जो एक्रोलीन के साथ बाइंड होकर उसका टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करवाएगा। और जो एक्रोलीन हमारा किडनी की ब्लड वेसल को डैमेज करता है, उसको हम हेमोरेजिक सिस्टाइटिस कहते हैं। इम्पोर्टेंट है कि कौन सी ड्रग की एडवर्स इफेक्ट हेमोरेजिक सिस्टाइटिस है, वो हमारा साइक्लोफॉस्फेमाइड है, उसका टॉक्सिक मेटाबोलाइट है एक्रोलीन। क्लियर है। नेक्स्ट, बोन मैरो डिप्रेशन हर एक एंटी कैंसर ड्रग में दिखेगा, एलोपेसिया हर एक एंटी कैंसर ड्रग में दिखेगा, ये कॉमन है, ठीक है। एलोपेसिया और बोन मैरो डिप्रेशन, इंपॉर्टेंट है ये कि हेमोरेजिक सिस्टाइटिस हमारा साइक्लोफॉस्फेमाइड कॉज करता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लोराम्ब्यूसिन, ये हमारा स्लो एक्टिंग अल्काइलेटिक एजेंट है, और ये मेनली लिम्फेटिक ल्यूकेमिया में यूज होता है। तो क्लोराम ब्यूसिला ये स्लो एक्टिंग है, और लिम्फेटिक ल्यूकेमिया में हमारा मेनली यूज होता है। मैकेनिज्म सेम है जो मैंने पहले बताया। इसका जो एडवर्स इफेक्ट है क्लोराम ब्यूसिला, वो है पल्मोनरी फाइब्रोसिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ओके, क्लोराम ब्यूसिल का मेन एडवर्स इफेक्ट है पल्मोनरी फाइब्रोसिस। नेक्स्ट आता है हमारा नाइट्रोसोयूरिया क्लास की ड्रग। नाइट्रोसोयूरिया क्लास में एक ही ड्रग आएगा। नाइट्रोसोयूरिया क्लास में कार्मुस्टिन, दो ड्रग, कार्मुस्टिन और लोमुस्टिन, ठीक है। दो ड्रग आएगा हमारा नाइट्रोसोयूरिया क्लास में। और इस क्लास की ड्रग की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, वो है ये हाईली लिपिड सॉल्युबल होता है, ठीक है। ये हाईली लिपिड सॉल्युबल होता है, जिसके वजह से फायदा क्या है कि ये ड्रग जो है वो हमारा इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाएगा। लिपिड सॉल्युबल है तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाएगा। तो ये ड्रग हमारे कहाँ पे यूज होगा, ब्रेन ट्यूमर में यूज होगा, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर में मेनली यूज होता है, उसके साथ ल्यूकेमिया में भी यूज होता है, दो जगह पे यूज होता है। ब्रेन ट्यूमर, स्पेलिंग मिस्टेक है देख लेना, TUMOR। तो ये ब्रेन ट्यूमर में यूज होता है, और ल्यूकेमिया में, ये दोनों जगह पे यूज होता है। हाईली लिपिड सॉल्युबल होता है, इसीलिए ट्रिपल पी को क्रॉस कर पाता है, ठीक है। नाइट्रोसोयूरिया। नेक्स्ट आता है डी कार्बाजिन। डी कार्बाजिन क्लास में हमारा कौन सी ड्रग आएगा, डी कार्बाजिन जो है ये हमारा ट्रायाजिन क्लास की ड्रग है, ठीक है। तो इसका क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारा डी कार्बोजिन का, ये हमारा डीएनए पे काम नहीं करता है, ये हमारा आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, ठीक है। इट इनहिबिट द आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ये ग्वानिन में भी काम करता है, लेकिन ग्वानिन में भी हमारा क्या होता है, प्यूरिन बेस तो होता है जिसमें एडेनिन और ग्वानिन होता है। तो उस ग्वानिन में 7 पोजीशन पे नाइट्रोजन को अटैक करता है डी कार्बोजिन। ये डीएनए रेप्लिकेशन को नहीं रोकता है, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है। और ये यूज कहाँ पे होता है, यूज होता है मेनली मेलिकेंट मेलानोमा, ठीक है। और हमारा हॉजकिंग डिजीज होता है। हॉजकिंग डिजीज हम किसको कहते हैं, लिम्फेटिक टिश्यू का जो कैंसर होता है उसको हॉजकिंग डिजीज कहा जाता है।
और मेलानोमा मैंने पहले ही बताया था, ये जो मेलानोमा होता है ये हमारा स्किन कैंसर को कहता है। नेक्स्ट आता है, इतना तक हो गया हमारा अल्काइलेटिंग एजेंट। अल्काइलेटिंग एजेंट, ठीक है, इतना तक अल्काइलेटिंग एजेंट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा प्लैटिनियम कॉम्प्लेक्स। देखो प्लैटिनियम कॉम्प्लेक्स में मेन क्या बताया कि सिस्प्लैटिन आएगा, कार्बोप्लैटिन आएगा और ऑक्सालिप्लैटिन आएगा। सिस्प्लैटिन, कार्बोप्लैटिन, तीनों ड्रग बताया था। सिस्प्लैटिन, कार्बोप्लैटिन, ऑक्सालिप्लैटिन आएगा। तो ये तीनों ड्रग का जो हमारा मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म क्या है, प्लैटिनियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि ये जो ड्रग है, ठीक है, ये हमारा हेवी मेटल कॉम्प्लेक्स है एक, ठीक है। ये हेवी मेटल कॉम्प्लेक्स से बना है, जिसके पास हाईली जो हमारा सेल के लिए टॉक्सिक है, और जो आगे जाके क्या करता है, डीएनए का जो बेस पेयरिंग होता है, ठीक है, डीएनए का जो बेस पेयरिंग होता है उसको एबनॉर्मल करता है, और डीएनए का जो क्रॉस लिंकिंग करवाता है और डीएनए डैमेज करवाता है, ठीक है। मैकेनिज्म लगभग सब में सेम ही है कि ये क्या करता है, जो सिस्प्लैटिन है, सिस्प्लैटिन हमारा हाई रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, हाई रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, फिर आगे जाके एबनॉर्मल बेस पेयरिंग करता है, एबनॉर्मल बेस पेयरिंग एंड क्रॉस लिंकिंग, फिर रिड्यूस डीएनए रेप्लिकेशन को बंद कर देता है। मेन एडवर्स इफेक्ट जो है इस क्लास की ड्रग का, वो है हमारा एमिसिस है, मतलब वोमिटिंग करवाना। दूसरा है नेफ्रोटॉक्सिक है, किडनी डैमेज करता है। इसके साथ है हमारा ओटोटॉक्सिक भी है, ठीक है। ओटोटॉक्सिक भी है, मतलब ईआर के लिए ये हार्मफुल हो गया है, ओटोटॉक्सिक। उसके साथ पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कॉज करता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ओके, तो ये चार एडवर्स इफेक्ट है इस क्लास के ड्रग के। इस क्लास में बहुत एडवर्स इफेक्ट, क्योंकि ये हेवी मेटल है ना, ये हेवी मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देता है। हेवी मेटल हमारे बॉडी के लिए कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है, कोई भी हेवी मेटल हो। तो ये एडवर्स इफेक्ट में क्या करता है, एमिसिस करवाता है, नेफ्रोटॉक्सिक है, ये ओटोटॉक्सिक है, ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करता है, ठीक है। तो इतना एडवर्स इफेक्ट जो है इस प्लैटिनियम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्लास की ड्रग में दिखता है। क्लियर है? अभी तक बताओ कि जितना बताया है किसी का इसमें कुछ डाउट है? किसी का कुछ डाउट है अभी तक जितना बताया? দাদা नहीं है? mechanism of चलो, action of alkylating agent এর স্লাইডটা একটু দেখাবে। हुआ है? चलो, देखो आज के लिए इतना तक ही रहेंगे, फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास से जो है कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में जितना भी बचा है, देखो अल्काइलेटिंग एजेंट बता दिया और प्लैटिनम कोऑर्डिनेशन कंट्रोल बता दिया। क्या क्या बाकी है अभी, एंटी मेटाबोलाइट क्लास की सारी ड्रग बाकी है हमारा, फिर हमारा कुछ एंटीबायोटिक्स है वो बाकी है, और कुछ जिन्हें भी हम नेचुरल कंपाउंड के बात किया गया था वो बाकी है। ये तुम लोग का नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना तक है, फिर 8:30 बजे से तुम्हारा दूसरा क्लास है स्यूटिक्स का। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सब लोग अच्छे से रिवीजन करो, ठीक है। तुम्हारा एग्जाम पास में आ गया है, रिवीजन में कोई कमी नहीं होना चाहिए। थैंक यू दादा। थैंक यू दादा। থ্যাংক ইউ দাদা।